फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चेतस आईएएस। दोस्तों, हमारे इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज का 10th लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 और 18 के बारे में। फ्रेंड्स, लेक्चर 9 में ऑलरेडी हम लोगों ने आर्टिकल 16 तक की सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली हैं। आज हम लोग 17 और 18 को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसको इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, बेयर एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसे भी यहाँ पर आर्टिकल बाय आर्टिकल डिटेल एनालिसिस की जा रही है। बेसिक टू एडवांस जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें सारी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 जिसे हम एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आर्टिकल 17 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना होगा, खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा, और यदि वो किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही है तो उसे रोकना होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 17 हमें बताता है। साथ ही साथ आर्टिकल 17 में ये भी लिखा हुआ है कि यदि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है और उसके कारण कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। मतलब डिसेबिलिटी क्रिएटेड ड्यू टू अनटचेबिलिटी विल बी एन पनिशेबल ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब पनिशेबल ऑफेंस होगा अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना, ये आर्टिकल 17 हमें बताता है। लेकिन पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट का अमाउंट क्या होगा, ये आर्टिकल 17 या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो ये कितना होगा, इसी चीज को बताने के लिए आर्टिकल 17 हमें कहता है कि ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब ये लॉ कौन बनाएगा पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट को एम्पावर करता है आर्टिकल 17 को इन्फोर्स करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। मतलब पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस हो गया, आर्टिकल 35, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फिर से मैं आपके लिए एक बार रिपीट करता हूं कि आर्टिकल 17 को इन्फोर्स करने के लिए, इसके लिए पनिशमेंट निर्धारित करने के लिए, इसके लिए लॉ बनाने की पावर आर्टिकल 35 किसे देता है? पार्लियामेंट को देता है। तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसे बोला गया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इसमें 1976 में एक अमेंडमेंट भी हुआ और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। यहां पर फ्रेंड्स, नाम चेंज करने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। इट प्रोवाइड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है कहीं पे तो उसके लिए ये लॉ एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। पनिशमेंट क्या होगा? पहले तो आप ये जानिए कि पनिशमेंट का नेचर क्या होगा। तो जो पनिशमेंट होगा वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी है इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बोला गया है। साथ ही साथ इसी एक्ट के द्वारा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के द्वारा ही पनिशमेंट भी निर्धारित किया गया है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, ये जो एक्ट था हमारा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इट डिफाइंस सिविल राइट एज एनी राइट अकरिंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब सिविल राइट क्या होंगे इसकी डिफिनेशन देता है ये हमारा पर्टिकुलर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, और इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सारे राइट सिविल राइट होंगे जो अनटचेबिलिटी को रोकेंगे या अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स कि ये जो अनटचेबिलिटी वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी या इन एक्ट्स में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, इन सब पॉइंट्स पे एमसीक्यू बनते हैं। जो अनटचेबिलिटी वर्ड है आर्टिकल 17 के अंदर, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, ना ही इन एक्ट्स में कहीं पे डिफाइन है। जो स्टैट्यूटरी लॉज बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा, यहां पर भी इनका डिफिनेशन, अनटचेबिलिटी का डिफिनेशन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस पे एमसीक्यू बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार कोर्ट ने, मैसूर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। एज पर द जजमेंट ऑफ मैसूर हाई कोर्ट, आर्टिकल 17 के अंदर जो अनटचेबिलिटी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, मैसूर हाई कोर्ट ये कहता है कि अनटचेबिलिटी का मतलब केवल इसके ग्रामेटिकल सेंस तक ही लिमिटेड नहीं है। ग्रामेटिकल सेंस का मतलब क्या होता है? अनटचेबिलिटी का मतलब होता है स्पर्शता, या हम हिंदी में कह सकते हैं अछूत, है ना।
अनटचेबिलिटी का मतलब है अछूत। तो इसका मतलब इसके केवल ग्रामेटिकल सेंस तक ही लिमिटेड नहीं है, मतलब इसका स्कोप थोड़ा वाइड है। वाइड कैसे है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन लिखा हुआ है वही बताता है। कैसे, यहाँ पर देखिए प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी को तो एबॉलिश करना ही है, लेकिन इसके प्रैक्टिस को भी रोकना है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। मतलब अनटचेबिलिटी केवल ये नहीं है कि अगर किसी को आप अछूत कह दो तो वही अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी का मतलब ये भी है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और उसको आप फोर्सफुली कह रहे हो कोई मीनियल काम करने के लिए, राइट, तो ये भी एक अनटचेबिलिटी है। कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कोई पर्टिकुलर कास्ट है, उसको आप कहीं पर एडमिशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर एडमिशन देने से मना कर दो, तो दिस इज ऑल्सो अनटचेबिलिटी, राइट। तो किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को रोकना, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम होता है, तो सोसाइटी के सभी लोग उस काम को नहीं करना चाहते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर कास्ट में अगर कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है तो उसका वो आप कह लो कि जन्मजात एक कर्तव्य बन जाता है वो पर्टिकुलर काम करने का। हालांकि ये एक ऑफेंस है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे लॉज भी अभी हाल ही में बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आर्टिकल 17 का जो सब्जेक्ट मैटर, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, और ये मैसूर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऑलरेडी बता दिया है। मतलब अनटचेबिलिटी केवल ग्रामेटिकल सेंस ना लेकर के, बल्कि ये जो प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस ये डेवलप हुआ है कंट्री के अंदर। हिस्टोरिकल अप्रोचेस को आप देखिए, हिस्टोरिकली जो कंट्री के अंदर ये डेवलप हुआ है ना, कई सालों में इसकी प्रैक्टिस, कई तरह से ये प्रैक्टिस किया जाता है अनटचेबिलिटी सोसाइटी के अंदर। तो उन सारे चीज़ों को सोसाइटी के अंदर रोकना, प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है 1955 का, इसने बताया कि अमाउंट क्या होगा पनिशमेंट का। अब अमाउंट क्या डिसाइड किया गया, अगर कोई अनटचेबिलिटी ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, तो या तो उसे 6 साल की जेल होगी। ध्यान से आप सुन लीजिए, अगर कोई अनटचेबिलिटी जो कि एक ऑफेंस है, कॉग्निजेबल और आप कह सकते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके लिए 6 साल की जेल होगी और या फिर 500 रुपए का फाइन होगा, या फिर ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, 6 साल की जेल पर प्लस 500 रुपए का फाइन, ठीक है। तो ये कौन बताता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के द्वारा बताया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी के अंदर कन्विक्टेड होता है, मतलब ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी से अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड होता है या उसका अपराधी अनटचेबिलिटी का, तो ही शुड बी और ही वुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फ्रेंड्स ये। अक्सर एग्जाम में एक एमसीक्यू बन जाएगा आपका, यूपीएससी में एमसीक्यू में भी बन सकता है कि ये लिख दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोविजंस आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 2 पॉइंट आपको दे देगा, ऑफेंस कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी पनिशेबल आइदर बाय द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ, एक पॉइंट ये बना देगा। दूसरा पॉइंट ये बना देगा कि पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, ये दोनों प्रोविजन किस में लिखे हुए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी और इसे समझना होगा कि क्योंकि अब की बार यूपीएससी का पेपर देखोगे, ठीक है, यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स, इसका आप पेपर देखोगे तो 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सिंपल यही पूछा गया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो वो सही था, अगर नहीं लिखा है तो गलत था, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 35 इंपावर करता है इसको इन्फोर्स करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। तो उसी पावर का दोबारा से इस्तेमाल किया पार्लियामेंट ने आर्टिकल 35 के द्वारा जो दिया गया है पार्लियामेंट को, और इसने एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। और इसमें 2 बार अमेंडमेंट हुआ, 2015 और 2018 में। 18 वाला अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, ठीक है। तो जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 थे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो 2015 में अमेंडमेंट हुआ उसमें
इतनी सारी चीज़ों को ऑफेंस बनाया गया इस एक्ट के द्वारा, इतनी सारी चीज़ों को अपराध बनाया गया इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये एट्रोसिटीज की कैटेगरी में डाला गया इनको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जल्दी से मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। अगर कोई SC/ST पर्सन है, ठीक है, उसको आप इलेक्शन के दौरान किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करने के लिए कह रहे हैं अनलॉफुली, मतलब जबरदस्ती आप कह रहे हो कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट देना है आपको, अगर SC/ST पर्सन है उसको आप फोर्स कर रहे हो, तो ये एक एट्रोसिटी है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। उसी तरह यदि आप SC/ST पर्सन अगर कोई है उसकी जमीन पर इलीगली कब्जा कर ले रहे हो, तो ये भी एक एट्रोसिटी के अंदर आता है 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। या कोई SC/ST पर्सन है, ठीक है, अगर कोई SC/ST पर्सन सपोज कीजिए किसी पुलिस स्टेशन में जाता है FIR लॉन्च कराने के लिए, FIR लिखवाने के लिए, और वहां पर जो FIR ऑफिसर लिख रहा है वो नॉन SC/ST पर्सन है या फिर नॉन SC/ST कास्ट से बिलोंग करता है, और अगर वो FIR लिखने से मना कर दे रहा है तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो मतलब हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स, निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय नॉन SC/ST पब्लिक सर्वेंट्स इन केस रिलेटिंग टू द क्राइम कमिटेड अगेंस्ट SC/STs, राइट। या फिर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे किसी पर्सन को थ्रेटनिंग हो, डर हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट हो रहा है उसका, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। अगर SC/ST का कोई पर्सन है, आप उसको कोई मीनियल सर्विस करने के लिए कंपेल कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। मीनियल सर्विस का मतलब होता है फ्रेंड्स अनस्किल्ड वर्क। अगर कोई अनस्किल्ड वर्क है लाइक क्लीनिंग, ठीक है, जो साफ सफाई के काम होते हैं, मतलब आप कह सकते हो जैसे किसी को आपने देखा होगा कि जबरदस्ती, अक्सर ये चीज़ें गांव में देखने को मिलती हैं विलेज एरिया में, कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति को फोर्स किया जाता है नाला साफ करने के लिए या कोई गटर साफ करने के लिए। अगर ऐसे मीनियल सर्विसेज करने के लिए आप उन्हें कंपेल कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो किसी SC/ST पर्सन को, तो ये भी एक क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है, एज पर द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो ये सारे प्रोविजंस थे। उसी तरह एक और अमेंडमेंट हुआ 2018 में, और इस अमेंडमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर एक्ट में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसमें 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया, आर्टिकल सेक्शन 18A, ठीक है। और इस सेक्शन ने क्या बताया, इस सेक्शन के द्वारा, इस सेक्शन में आप कह लो कि जो भी एक्ट लिखे हुए हैं उनको एट्रोसिटीज की कैटेगरी में डाला गया और उन्हें कॉग्निजेबल बनाया गया। कॉग्निजेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि after being a cognizable offense, police can arrest the offender without a warrant and start an investigation into the case without taking in any orders from the court। मतलब अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर वो कोई कमिट करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट, पहली बात। दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर स्टार्ट कर सकता है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, ठीक है। और अगर कोई नॉन SC/ST पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो विलफुली निग्लेक्ट कर देता है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने से, तो ये भी एक पनिशमेंट माना जाता है एज पर द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो फ्रेंड्स स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और यूटीज में यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई NCRB की, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई। इसमें पता चला कि पिछले 10 सालों में 20% इंक्रीज हुआ है केसेस में। कैसे केसेस में, जिसमें आपको एट्रोसिटीज देखने को मिलेंगी अगेंस्ट SC/ST। और ये भी बताया गया कि जो 60% इंक्रीज है क्राइम है SC/ST के खिलाफ, वो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र और गुजरात में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, आप कह सकते हैं फैक्ट भी है करंट अफेयर से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कोट किया है। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है NCRB की रिपोर्ट का, मतलब फ्रेंड्स आप देखिए, पहले ऐसा नहीं था कि पहले क्राइम होते नहीं थे इन कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में, पहले भी क्राइम होते थे। हिस्टोरिकली ही ये चीज़ें डेवलप हुई हैं कंट्री के अंदर। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उससे पहले आप देखोगे पहले के टाइम में भी बहुत ज़्यादा ऐसे SC/ST के खिलाफ या जो दलित वर्ग है उनके खिलाफ बहुत सारी एट्रोसिटीज़ सोसाइटी में की जाती रही हैं। अब क्या अभी अचानक से 20% इंक्रीज दिखा है? पहले ये नहीं था, ये था, बिल्कुल था, पहले भी था, और इवन अभी भी आपको मिलेगा। आप विलेज एरिया में जाओ तो वहाँ पर अभी भी आपको देखने को मिलेगा किस तरह से एट्रोसिटीज़ की जाती हैं इन कम्युनिटीज़ के खिलाफ। लेकिन क्यों अभी ये रिपोर्ट बनी और क्यों ऐसा इंक्रीज आया, उसका कुछ रीजन है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे पिछले दशकों में SC/ST कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं अब वो अवेयर हो गए हैं। दे आर अवेयर अबाउट देयर ओन राइट्स एंड अवेलेबल मीन्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट। उनको भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, अब वो अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं। उनको पता है कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, राइट।
साथ ही साथ आप मीडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडिया भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई है विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स अगेंस्ट SC/STs और एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/STs। साथ ही साथ आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत बड़े हायर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स पे भी अब आपको इन कम्युनिटीज़ के लोग देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर कास्ट SC/ST कास्ट के लोग भी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होल्ड करते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले दशकों में, आप देखेंगे ये SC/ST कम्युनिटी का। तो इसके कारण अब ये पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम है कंट्री का, उसमें भी आपको ये पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। तो इन सभी कारणों से ये जो 20% इंक्रीज आया है कैलकुलेशन में, वो इसी कारण आया क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अब ये रिपोर्ट फाइल कराते हैं। पहले क्या होता था कि डरते थे लोग, इनको इतना दबाया जाता था कि ये डरते थे रिपोर्ट फाइल करने से, FIR फाइल करने से। लेकिन अब इनके खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है, कोई एट्रोसिटी होती है, तो ये उसका FIR लॉन्च करते हैं और उसी की फाइंडिंग NCRB रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि अब SC/ST कम्युनिटी के लोग अपनी इच्छा से कोई भी मीनियल सर्विस करने के लिए राजी नहीं होते हैं। अब अगर वो ऐसा करेंगे तो आपको पता है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चली आ रही है कि नहीं, इसी कास्ट के लोग, इसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही ये मीनियल सर्विस को करेंगे, है ना। तो ऐसा कौन बताता है? ये जो हायर कास्ट है सोसाइटी की, ये डिसाइड करती हैं कि भाई ये लोअर कास्ट के लोग ये काम करेंगे। अब अगर वो लोअर कास्ट का पर्सन मना कर दे वो काम करने से, जो कि मना करना भी चाहिए और सही भी है ना, और जो इनको कंपेल कर रहा है कि नहीं आपको मीनियल सर्विस करनी है, वो एक क्राइम है, तो भाई इन लोग जो हायर सोसाइटी के लोग हैं उनमें एक तरीके से ये चीज़ें डेवलप होती हैं कि अब ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, है ना। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं, वो अब रिवोल्ट कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है उनका। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको खास तरीके से रूरल एरियाज़ में, गांव और देहात में आपको देखने को मिलेगी कि ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है वहाँ पे, राइट। तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप अपने मेंस में GS2 के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा आर्टिकल 18 जो कि बताता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें टोटल 4 प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन बताता है फ्रेंड्स कि जो एबॉलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 है वो कहता है, ये प्रोहिबिट करता है किसी स्टेट को टू कन्फर एनी टाइटल on anybody whether citizen or non-citizen except military or academic distinction। मतलब आर्टिकल 18 स्टेट को रोकता है किसी को भी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, मतलब आप कह सकते हैं किसी सिटीजन या किसी फॉरेनर या नॉन सिटीजन को कोई टाइटल देने से। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर बात की गई एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मतलब स्टेट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन तो दे सकता है किसी पर्सन को, लेकिन और कोई टाइटल कन्फर नहीं कर सकता, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको पहले लेक्चर से, मैं डे 1 से बता रहा हूँ कि सिटीजन्स के लिए केवल कुछ राइट्स मौजूद हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं 15, 16, 19, 29 और 30। लेकिन ये आर्टिकल 18 देखिए इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सभी के लिए बात करता है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। किसी को भी स्टेट कोई टाइटल कंफर नहीं करेगा एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। दूसरा प्रोविजन क्या बताता है फ्रेंड्स कि कोई भी सिटीजन किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंडिया का कोई भी सिटीजन, नागरिक किसी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यह आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 बताता है, ठीक है। उसी तरह आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 क्या बताता है कि अगर कोई फॉरेनर है और अगर वो हमारे कंट्री के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है आइदर इन ट्रस्ट और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो किसी भी तरह का टाइटल किसी फॉरेन कंट्री से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो फॉरेनर है, सिटीजन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सिटीजन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन जो फॉरेनर है वो एक्सेप्ट तो कर सकता है, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना आवश्यक है। ये आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 बताता है। मैं फिर से बताता हूं कि आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि कोई भी फॉरेनर किसी फॉरेन स्टेट से, किसी फॉरेन कंट्री से किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता यदि वह इंडिया के अंदर किसी ट्रस्ट या स्टेट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एम्प्लॉयड है, और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके लिए उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना होगा, राइट। और जो लास्ट प्रोविजन है वो क्या बताता है हमें? वो बताता है कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कंसेंट।
मतलब कोई भी सिटीजन या फॉरेनर या आप कह सकते हैं नॉन सिटीजन, यदि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है किसी ट्रस्ट या स्टेट के अंतर्गत इंडिया में, तो वो किसी फॉरेन कंट्री से किसी भी तरह का गिफ्ट, प्रेजेंट, इमोलमेंट या किसी भी तरह का ऑफिस जॉब ये सब होल्ड नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेनर के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है अगर वो कोई टाइटल होल्ड करना चाहता है, ठीक है। और अगर कोई फॉरेनर या कोई सिटीजन हो, ठीक है, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, मतलब कोई सिटीजन या फॉरेनर हो, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडिया के अंदर होल्ड कर रहा है, तो किसी तरह का गिफ्ट, इमोलमेंट्स और ऑफिस अगर वो लेना चाहता है फॉरेन स्टेट में, तो उसके लिए उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी जरूरी है, आवश्यक है। तो ये दोनों प्रोविजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ये कि डिफरेंस समझिए, इन दोनों प्रोविजंस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पर है कि आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 जो है ये टाइटल की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ फॉरेनर की बात की जा रही है कि अगर फॉरेनर को टाइटल लेना है तो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना आवश्यक है। और आर्टिकल 18 का जो क्लॉज 4 है, लास्ट क्लॉज है, वो क्या कह रहा है कि यदि कोई सिटीजन या फॉरेनर अगर कोई गिफ्ट, प्रेजेंट, इमोलमेंट या ऑफिस लेना चाहता है फॉरेन में, यहाँ टाइटल की बात नहीं की जा रही है, यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो अगर गिफ्ट, प्रेजेंट, इमोलमेंट लेना चाहता है तो भी उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर आर्टिकल 18 का ऑब्जेक्टिव देखें हम कि आर्टिकल 18 का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोहिबिट द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन। समाज में किसी भी तरह का आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करना है, यही ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 18 का। या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टू प्रोहिबिट आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन एंड टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी अमंग द पीपल, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। एक है कि जो आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन है उसको प्रोहिबिट करना है, और हम कह सकते हैं कि सोशल इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रमोट करना है आर्टिकल 18 के माध्यम से। इसीलिए यहाँ पर जो क्लॉज 1 में हम लोगों ने देखा कि स्टेट किसी भी तरह का टाइटल कन्फर नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स। मिलिट्री और एकेडमिक की मैं अभी बात करूंगा। किसी भी तरह का टाइटल नहीं कन्फर कर रहा है, तो किस तरह का टाइटल नहीं कन्फर करने की बात की गई है क्लॉज 1 में। जैसे बहुत सारे हेरिडेरिटी टाइटल चल रहे थे जब आपका कॉलोनियल टाइम चल रहा था, वहाँ पर टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी चलते थे लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर एक्सेट्रा। तो ऐसे टाइटल किसी को भी स्टेट नहीं दे सकता, ठीक है। ये टाइटल बैन किए गए हैं आर्टिकल 18 के माध्यम से, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टाइटल्स हैं दे आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ ऑल, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्टेटस जो है उसके ये अगेंस्ट हैं सारे टाइटल, इसलिए इनको बैन किया गया है। फ्रेंड्स 1966 में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड बताया सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में, ठीक है। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि ये एकेडमिक टाइटल्स हैं, ठीक है, ये मेरिट, आप कह सकते हैं मेरिट के ऊपर दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 1996 में और ये बोला कि जो इक्वलिटी की थ्योरी है इट डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। इक्वलिटी ऑफ थ्योरी मतलब इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, ये बात नहीं कहता है कि आप किसी के मेरिट या किसी के अच्छे काम को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, ठीक है। अगर कोई अच्छा काम करता है, किसी के अंदर कोई खासियत है, कोई मेरिट है, ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज बिल्कुल किया जाएगा। और उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये नेशनल अवार्ड्स बनाए गए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री। तो 1996 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया सुप्रीम कोर्ट ने, राइट, बिकॉज दे आर नॉट अगेंस्ट द थियरी ऑफ इक्वलिटी, इवन दिस थियरी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई कि ये जो टाइटल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टाइटल्स हैं, लेकिन कोई भी अवार्डी जिसको ये अवार्ड दिए गए हैं वो इन टाइटल्स का यूज अपने नाम के आगे प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह, सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह नहीं यूज कर सकता अपने नाम के आगे पीछे, ठीक है। मतलब अगर कोई भारत रत्न अगर किसी को मिला है तो वो हर जगह जहाँ पर अगर कोई अपना फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वहाँ पर अपने नाम के आगे वो भारत रत्न फला नहीं लिख सकता, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इसी जजमेंट में बताया है, राइट।
फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट जीके कुछ इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिए, जैसे कि जो ये नेशनल अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 1954 में इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया के अंदर। मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की, उसने 1977 में इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन दोबारा ये वापस जीवित किए गए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1980 में। ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1980 में दोबारा इनको इन्फोर्स किया, लागू किया। हालांकि ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा 1977 में डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे। अब फ्रेंड्स, अपने पिछले लेक्चर से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है, और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है और आपको पूरी तरह से समझ में आया है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ईजी वे में कर ले जाओगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोविजंस स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और दूसरा, स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, ओनली वन, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर ले जाओगे। एनालिटिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया अभी तक, जो भी लेक्चर्स हुए हैं, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यदि हमारे लिए कोई सजेशन है, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर कल के जो अगला वीडियो आएगा हमारा आर्टिकल 19, जिसमें हम लोग फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग इसका आंसर आपसे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।